अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू द गुड मॉर्निंग पब्लिक। जनाब, मैं हूँ लबीबा तैमूर अरमला। अपनी कुछ तातीलात जो हैं उनको इंजॉय कर रही हैं, मज़ा ले रही हैं और उनकी गैर मौजूदगी में आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। तो जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो सुबह तरोताज़ा होगी, अच्छी होगी। कदरे थोड़ा सा बेहतर मौसम है, गर्मी तो आपको पता है कि चल रही है, लेकिन आज थोड़ा सा जब मैं आ रही थी ऑफ़िस तो थोड़ा सा मुझे लगा कि कंपैरेटिवली, क्योंकि रात को कुछ झक्कड़ वगैरह चले थे और थोड़ी हवा चली थी, उसकी वजह से शायद अच्छा मौसम है। लेकिन आगे आने वाला दिन आपका कैसा गुजरता है, और छुट्टियों के बाद तो वैसे आपको पता है थोड़ा सा लेज़ी सा आपका मूड होता है, आने का दिल नहीं कर रहा होता है, लेकिन फिर क्या करें, काम तो है और फिर काम से तो इंसान चलता ही है। तो जनाब, हम बात करते हैं अना की तस्कीन के हवाले से। तो जनाब, अना की तस्कीन के कई तरीके हैं। बाज़ लोग डांट डपट कर या आंखें दिखाकर, और बाज़ लोग अपने इख्तियारात का इस्तेमाल दूसरों पर करके इसका अना की तस्कीन लेते हैं और पुरसकून रहते हैं। दरहकीकत हमारा पूरा माशरा अना की तस्कीन पर कायम है। हमने कभी सोचा है कि जब हम किसी रोड पर जा रहे हों या कभी हमारे सामने कोई भी फ़कीर अचानक आ जाए या कोई पैदल सवार आ जाए और अचानक गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ जाए, तो हमारे मुंह से ज़्यादातर एक ही मतलब इस तरह के अल्फाज निकलते हैं, ओए अंधे, ओए तुझे नज़र नहीं आ रहा। या मतलब लाइक कह सकते हूँ कि मैं तो कहती हूँ कि हमारे माशरे में वैसे भी कहना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, गाली तक निकाली अच्छा नहीं लगता। मतलब लाइक आप एक मुहज़्ज़ब इंसान हैं, आप निकालते हैं। और बाज़ औक़ात जब हम गुस्से में होते हैं तो अपने किसी मुलाजिम को डांट देते हैं, और वो ये नहीं देखते कि हर इंसान की अनाम है, एक इज़्ज़त नफ्स होती है। और इसी तरह कभी ये भी होता है कि हम दूसरों को चिढ़ाते हुए मतलब उनकी वो वीक पॉइंट्स जो होते हैं उनके बारे में बात कर देते हैं और बिल्कुल भी उनको तंज़ करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी बर्तरी साबित करते हैं। या ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है यार, तुम्हें तो पता ही नहीं है ये क्या होता है क्या नहीं होता। मतलब लाइक हमसे देखो, और मैं जो होती है ना, ये मैं की सबसे बड़ी बात होती है। जब आप अना की तस्कीन की बारे में बात करते हैं ना, तो जो मैं है उसको मारना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग जो होती हैं वो मैं के अंदर ही रिवॉल्व करती है उनकी ज़िंदगी, ये जाने बिना कि हर इंसान की अपनी एक सोच है, इनफरादी हैसियत है, और इस हद तक कि वो बिल्कुल ठीक है। मगर हम ये सब नहीं सोचते, हम अपनी अना की वक्ती जो तस्कीन है उसमें लगे हुए होते हैं। हमें लगता है कि ऐसा करके हमें सुकून मिल जाता है, लेकिन अगर गलती हमारी है, अपनी है, और फिर अना भी है, और जज्बात में आकर किए गए फैसले भी हमारे जो है हमारे नुकसान का बायस भी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी तसल्ली को नहीं छोड़ते। इसके बरक्स अगर इंसान अपने आप पर कंट्रोल करना सीख ले तो बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है, मैं को मारा जा सकता है, और अच्छी एक शख्सियत जो है ओब्वियसली उससे उभर कर इंसान आ जाता है। लेकिन ये कि ये है कुछ अना के मसले, लेकिन ये कि हम अना के इर्द गिर्द में फंसे हुए हैं। खैर, ये बात हो गई अना की तस्कीन की। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि हम किस पर आज शो करने जा रहे हैं। जनाब, हमारे मुल्क का मसला तो एक है, लोड शेडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा रहा है, और स्पेशली जब त्यौहार वगैरह आ जाते हैं तो उसमें हमारी जो होती है, देखा जाता है कि लोड शेडिंग का 3-4 दिनों में हम लोगों को ज़रा सुकून मिलता है कि अच्छा नहीं चलें, लोड शेडिंग नहीं हो रही। लेकिन लोड शेडिंग का मसला वहाँ पे स्टिल है। आजकल जो देखा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर हम बात करें तो लोड शेडिंग का मामला जो है ना वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा जब से आपको पता है कि हुकूमत बनी है तो उसका इट्स जैसे कहते हैं ना कि लगी हुई है वफाक से। इससे पहले आपको पता है कि वहाँ के वज़ीर आला जो हैं वो काफ़ी जाबिराना अंदाज़ और जारहाना अंदाज़ में वो गुफ्तगू भी करते हैं, और उसके बाद उनकी सियासत भी ऐसे ही है। पहले तो उन्होंने थोड़ा सा आप समझ लें कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर थे हैं, बल्कि अभी भी फैसल करीम कुंडी, उनके साथ थोड़ा सा उनके साथ हो गया उनका, और उसके बाद फिर अब अपनी सियासत को लेकर भी वो कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली जो आप देख रहे हैं ना कि वो लोड शेडिंग के हवाले से उन्होंने बस एक जारियाना अंदाज़ अपनाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि 12 घंटे से ज़्यादा अगर हुई तो हम ऐसी तैसी कर देंगे। और एक जो अमलन उन्होंने एक ग्रिड स्टेशन में आकर जो किया है,
रवैये जो हैं एक मुख्तलिफ से लोगों के वो अजीब से लगना शुरू हो गए हैं कि मतलब लाइक ज़बरदस्ती की जो सियासत होती है ना वो नहीं की जा सकती। और आप ऑब्वियसली एक हुक्मरान हैं, लोग अवाम जो है उनको देखते हैं लोग और उनसे सीखते हैं, तो इस तरह का जो रवैया है, चूँकि PTI के हवाले से अगर हम बात करें तो वो ये जाबराना रवैया तो वैसे भी इख्तियार किया गया हुआ है और वो अब मेरे ख्याल से उनकी नसों में शामिल हो चुका हुआ है। इसी के ऊपर हम बात करते हैं। जनाब हामिद खान अल मशरकी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उन पर बात करेंगे कि क्या ये जो रवैये हैं और एग्जैक्टली बेसिकली मतलब ये जो खैबर पख्तूनख्वा के लोड शेडिंग का जो मसला और सिचुएशन चल क्या रही है और हुआ क्या है, बेसिकली आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन अली से पूछते हैं। हसन अली, एक्चुअली ये मामला क्या है, ज़रा बताइएगा अपने नाज़रीन को। जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में बिजली लोड शेडिंग ने इस कदर तबाही मचा रखी है कि जहां पे एक तरफ गर्मी की शिद्दत है, वहीं कई एक इलाके खैबर पख्तूनख्वा के कई एक अजला जो हैं, ख़ास तौर पे सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर की अगर बात की जाए तो इसके अंदरून शहर समेत जो नवाही इलाके हैं, ख़ासकर जो अर्बन एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वो सब इस अजाब तले इस वक्त मुब्तला हैं। इसी वजह से सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ी है क्योंकि जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं अवाम की जानिब से। आए रोज़ एहतजाज किया जाता है, सड़कों को ब्लॉक किया जाता है, चाहे वो मोटरवे हो, GT रोड हो। उसकी वजह से आवाम को ही तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कह चुके हैं कि 1.5 महीने की डेडलाइन अब ख़त्म हो चुकी है। अब वो ख़ुद इस चीज़ को टेकअप करते हुए ग्रिड स्टेशन में जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो कारकुन हैं पार्टी के वो ग्रिड स्टेशन के बाहर रहेंगे, जो मुंतखब MPs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ग्रिड स्टेशन के अंदर जाके इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे कि अगर 12 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग हो रही है तो वो उस जगह पे मुदाखलत करेंगे और इस चीज़ को ख़त्म और कम करने के लिए अपना असर रसूख जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जी ठीक है हसन अली, ज़रा बैकग्राउंड हमें समझा रहे थे कि क्या मसला है और क्या मसला चल रहा है। बेसिकली हामिद खान अल मशरकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सारे मामले की जांच पड़ताल करते हैं कि क्या ये जो रवैये हैं क्या ये ठीक हैं। हामिद साहब देखिए, जो विफाकी है, हाँ एग्जैक्टली ये जो सियासी माहौल बना हुआ है ना, इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा हामिद साहब, ये बताइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वफाक ये कह रही है कि बिजली चोरी हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमें दी नहीं जा रही है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा वाले जो ये कह रहे हैं कि हमें दी नहीं जा रही है और ज़्यादा हमसे बदला लिया जा रहा है, या आप समझ लें कि उसे ये कहा जा रहा है कि हमें नज़रों में ज़्यादा ले लिया गया हुआ है और हमें मतलब लाइक वो कहते हैं ना खुड्डे लाइन लगाने वाली बात है, वो ये एक्चुअली बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या खुद ग्रिड स्टेशन में आना और धमकियों से काम लेना, और उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये रवैया ठीक है? दूसरा ये कि क्या जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, तो जब चोरी हो रही है तो क्या उसे रोकने में कोई मतलब लाइक अमल दखल करना नहीं चाहती या कोई दिलचस्पी नहीं रखती? क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जो बिजली चोरी है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का मसला है। सिंध में भी बिजली चोरी होती है, पंजाब में भी होती है और खैबर पख्तूनख्वा में भी होती है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि जब भी किसी भी सूबे के अंदर हुकूमत जो है वो मुखालिफ जमात की हो और वफाक के अंदर हुकूमत किसी और जमात की हो, तो हमेशा से हमने देखा कि सूबों में और वफाक में एक महाजराई चलती रही। जी ठीक है, मेरे ख्याल से वो टेक्निकल इशू कोई आया हुआ है और अब दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे और इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। रवैयों के हवाले से बात की जा रही है और बेसिकली कहा यह जा रहा है कि वफाक जो है वो ये कहता है कि बिजली चोरी को पहले ठीक करें, क्योंकि बिजली चोरी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक लोड शेडिंग का जो दुरानिया है और वो जो स्केजुअल्ड है उसके मुताबिक नहीं की जा सकेगी। जबकि वो कह रहे हैं कि 18-18 घंटे की स्केजुअल्ड होने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही होती है। और ये मसला भी है कि अगर 18 घंटे भी कह दिया गया है तो 18 घंटे से भी तजावुज़ कर जाती है। जबकि कल जब ग्रिड स्टेशन में आकर उन्होंने अपनी खुद बिजली बहाल की और उसकी जानिब से उन्होंने कहा कि मैं अब देख लूँगा, अगर 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हुई तो मतलब लाइक उनका जो रवैया था वो ये कहना कि जी देख लेंगे, ऐसी की तैसी कर दूँगा यार वो। मुझे लगता है अपने रवैयों पर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, इसमें बात करना चाहिए। हामिद साहब से रब्ता बहाल हुआ है। हामिद साहब कंटिन्यू कीजिएगा।
कह रहा था कि देखिए बात ये है कि जहाँ सूबों में महाजराई जो है वो मुल्क के लिए सूबे और वफाक में वो बड़ी परेशान कुन होती है, वहीं पर जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसान है। वज़ीर आला जो हैं केपी के, उनको भी अपने रवैये पर ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। वहीं वफाक की ज़िम्मेदारी है कि वो जहाँ पर जो हकूक हैं केपीके के या किसी भी सूबे के फंडिंग के हवाले से या दूसरे मामलात के हवाले से, तो उसको फौरी तौर पर हल किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह महाजराई चलती रही तो ये खुद सूबे के लिए भी खतरनाक है और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। वहाँ पर हुकूमत केपीके की जिम्मेदारी है कि वो बिजली चोरी को रोके और जो है वो सही इक़दामात करे। लेकिन यहीं पर हमें ये भी देखना होगा कि क्या वफाक जो है वो पीटीआई की हुकूमत की होने की वजह से, मुखालिफ जमात की हुकूमत होने की वजह से उसको कमज़ोर तो नहीं किया जा रहा। देखिए इसका जो वफाक की हुकूमत की अथॉरिटी है, जो इख्तियारात हैं, अगर वो उसको इस्तेमाल करके पीटीआई की हुकूमत को या किसी भी अपोजिशन जमात की हुकूमत को कमज़ोर किया जाता है, तो उससे पूरे सिस्टम को नुकसान होता है। कहीं पर फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर साहब जो हैं, वो अपने अंदाज में सूबे के मामलात चलाना चाहते हैं। वहीं पर देखा जाता है कि जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनका जारहाना रवैया जो है वो खुद सूबे की आवाम के लिए भी इतना अच्छा नहीं होगा कि लेकिन हामिद साहब आप ये बताइएगा कि कि देखें इस हवाले से हुकूमत को क्या करना चाहिए। देखें पहले नरमी वफाक की जानिब से की गई थी, जैसे मोहसिन नकवी वहाँ गए, उन्होंने बातचीत की, मामलात कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे थे, लेकिन अभी फिर भी उनके ऑब्वियसली रिजर्वेशंस तो हैं ना उनको, कि वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी पहले कम थी और उसके बाद दोबारा कम दी जा रही है। अगर इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही कोई बयान आता है तो उसके बाद फिर असमा बुखारी भी उसका रद्द-ए-अमल देती हैं और उन्होंने कहा कि धौंस और धमकियों से नहीं मामलात चलेंगे। वो तो ये पेचीदगियां बढ़ती हुई आपको नजर नहीं आ रही? क्या आराम से बैठकर इसका हल नहीं नजर आ रहा आपको? अगर इतनी देर के बाद हुकूमत बन ही गई है तो क्या अब दोबारा इसी तरह से जैसे पीछे गलत है रविश वही क्या इख्तियार रखनी चाहिए? आराम से बैठकर मसालती अंदाज में भी तो बात की जा सकती है ना। बिल्कुल अर्मला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बड़ा ज़रूरी है कि मसालियाती अंदाज में हुकूमतों के मामलात चलाए जाएं। देखिए आप, इलेक्शन मुहिम और चीज़ होती है, बाकी मामलात और चीज़ होती है, लेकिन जब आप अमली तौर पर हुकूमत में होते हैं तो वज़ीर आला होने की हैसियत से आप पर जिम्मेदारी है कि आप बिला तफरीक अपने पूरे अवाम के मुफादात का ख्याल करें और किसी एक जमात की नुमाइंदगी करते हुए वफाक से महाजराई जो है वो खतरनाक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं कि अवाम की तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रेशर है वज़ीर आला के ऊपर के जी शायद वो कहीं पे कोई अच्छा, लेकिन ये कि आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से स्पेसिफिकली नहीं कह सकते क्योंकि हर सूबे के अंदर हो रही है, हर सूबे के ऑब्वियसली वज़ीर आला पर है, पूरे मुल्क में हो रही है, हर एक सूबे के। स्पेशली इस तरह के रवैया जो आप देख रहे हैं, स्टेशन में आकर पेस्को के अंदर जाकर चारपाइयाँ बिछाकर उस पर बिठाकर उन्होंने कहा नहीं आओ अब दिखाएंगे, ऐसी तैसी करेंगे, ये रवैया आपको क्या लगता है कि और शिद्दत नहीं इख्तियार करेगा? क्या इस तरह से हल होती हुई आपको नजर आ रही है चीजें? नहीं, ये रवैया जो है ये इंतहाई खतरनाक है और इसका जो नतीजा है वो खतरनाक निकलेगा कि जब सरकारी जो अमूर हैं, जो इंतजामी अमूर हैं, उसके अंदर इस तरह से मुदाखलत की जाएगी तो हुकूमत के पास बहुत सारे जवाब आ जाएंगे मामलात को कहीं और ले जाने के। सो इसकी कोई मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MPs जाके ग्रिड स्टेशन में बैठ। इस तरह जो है वो ना तो इंतजामी अमूर चलते हैं, ना ही इस तरह से जो है वो मामला ठीक होते हैं। अच्छा, लेकिन हामिद साहब एक और बात बताइएगा, देखें पहले भी बात हुई तो क्या नाम है हमारे अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनकी जानिब से आपको पता है कि फैसल करीम कुंडी को भी कहा गया कि मैं महदूद कर दूंगा, एक कमरे तक कर दूंगा और इस तरह की बातें की गई। अब दोबारा उन्होंने इसी हवाले से भी ये बात की कि हमारे यहाँ से बनती है बिजली तो इस्लामाबाद वालों के लिए बिजली बंद कर दूंगा और ये सारा सिलसिला। धमकी आमेज लहजा, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को इस तरह से इसका समअप किया जा सकता है, ये हल निकाला जा सकता है। ये रवैया आप कहाँ देख रहे हैं और क्या टेक्निकली ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये इस तरह से यहाँ से बंद कर दें और फिर छेड़खानी करें तो इस्लामाबाद वाले जो हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे और उनकी बाकी बिजली बंद हो सकती है?
नहीं, 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 बिल्कुल इस तरह की धमकियों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना जमहूरियत के लिए, ना खुद अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के लिए। मैं ये समझता हूँ कि उनको इस तरह की धमकियाँ या अमली तौर पर करने का तो सोचना भी नहीं चाहिए कि किसी तरह भी सूबा जो है वो जो बिजली या इस तरह के मामलात अपने हाथ में लेने की कोशिश करे। उसका नतीजा जो है वो ये कि वफ़ाकी हुकूमत को किसी भी इंतहाई इक़दाम पे मजबूर करना होगा। मैं नहीं समझता कि इस तरह की हमाकत जो है वो अली अमीन गंडापुर करेंगे और इस तरह की गलती की कोई सर वो कह तो जस्टिफिकेशन रही नहीं। हैं, अब देखिए ना जिस बिल्कुल तरह से कह वफाक रहे है हैं। फजल बान को बनाने की कोशिश कर रही है, तो क्या इनको नहीं मना सकती है? और अगर इनको मनाने के लिए पहल अगर की भी गई थी, ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि मोहसिन नकवी गए थे, तो क्या जेन्युइन ही इनकी इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं या इनकी ज़्यादा मतलब लाइक वसाइल हैं जो कि वफाक जो है वो नहीं मतलब लाइक नज़रअंदाज करिए या नहीं कर पा रही, या वाकई होता है ना कि एक वो टसलबाजी भी स्टार्ट हो जाती है, मतलब लाइक इतने बिल्कुल। ज्यादा नहीं होते मसाइल लेकिन ज्यादा उजागर किए जाते हैं। देखिए, बात ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अवाम का दबाव जो है वो ये है कि जी किसी भी सूरत में वफ़ाक की हुकूमत से अपने फंड्स के हवाले से, अपने बिजली के हवाले से अपना हिस्सा या अपने हकूक़ लिए जाएँ। उस अवामी दबाव के तहत भी बहुत सारे मामलात जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, वफ़ाक के साथ हुकूमती सतह के ऊपर जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको खत्म किया जाए। इसी में केपीके के अवाम का भी फ़ायदा है, इसी में पाकिस्तान में जमहूरियत का फ़ायदा है। अगर इस तरह महाज़राई रहती है तो पाकिस्तान में माज़ी में भी मिसालें हैं कि उसका नुकसान जो है वो बाद में पाकिस्तान की पूरी जमहूरियत को उठाना पड़ा। सो इस हवाले से अगर आप देखें तो अली अमीन गंडापुर को अपना रवैया जो है वो इस जारहाना रवैया से हटकर अमली तौर पर बेहतर रवैया अपनाना होगा। बेशक। वहीं पर वफ़ाक पर लाज़िम है कि वो कोशिश करे कि हर तरह से मुतमईन करे केपीके की हुकूमत को और केपीके के मामलात पर ज़रा ज़्यादा ख़ुसूसी तवज्जो दे। अगर किसी तरह भी हुकूमत पे प्रेशर डालकर उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी तो उसके नुकसान जो है वो वफ़ाक के अंदर वफ़ाकी हुकूमत को भी हाँ होगा। वैसे आपको पता है कि जिस तरह बच्चा होता है ना, वो अपनी बात मनवाता है, बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। इस टाइम पर अब जब पता चल गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वफाक को चाहिए कि थोड़ी नरमी इख्तियार की जाए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसके अंदर थोड़ा सा भी इनपुट डालना चाहिए? अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं और जब अगर वफाक की जानिब से कहा जा रहा है कि चोरी हो रही है तो क्या चोरी होने के ऊपर थोड़े बहुत इक़दाम कर लेने चाहिए, देख लेने चाहिए? अगर वो कहते हैं कि जी हमारे कमी पहले भी कम मिल रही थी और अब भी कम मिल रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनका थोड़ा सा अमल दखल होना चाहिए इसको मतलब लाइक खत्म इसके तदारुक के लिए? जी, जी, डेफ़िनेटली देखें जहाँ तक बिजली चोरी का मामला है, तो ये तो हुकूमत की और सूबाई हुकूमत की भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है कि इसके ऊपर अमली तौर पर एक्शन किया जाए और बिजली चोरी को रोका जाए। लेकिन हमने देखा कि पिछले 20-25 साल से बिजली चोरी हो रही है और उसके ऊपर कोई बहुत सारे इक़दामात किए जाते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उस अंदाज़ में बिजली चोरी पर सज़ाएँ नहीं दी जाती। अब बाअसर शख्सियात की हमने देखा, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, केपीके हो, कि उनकी फैक्ट्रियों को बिजलियाँ दी जा रही हैं, उनके बिल्स माफ़ किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती तो ये रही है कि अशराफिया ने भी बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, बेशक। जहाँ-जहाँ पर भी वफ़ाक के वसाइल की बात आई है। जब तक बिला इम्तियाज़ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सूबाई हुकूमत और वफ़ाकी हुकूमत एक पेज पर नहीं होंगी, बिजली चोरी के खिलाफ जो है बहुत सारे इक़दामात नहीं हो सकते हैं। सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात करे। बेशक हामिद साहब, इसको सिर्फ ये बिजली चोरी के ऊपर नहीं है, इस वक्त हमारा जो मुल्क है इस चीज़ के लिए बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम लोग आपसी झगड़े को इस तूल ज़ाहिरी बात है बढ़ाई जाएं। जो बेसिक हम लोग के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आप उनको दरगुजर कर दें, उनको नज़रअंदाज कर दें। और अब देखें हमारा इकॉनमी कितनी स्टेबल होने के ऊपर आई है। पहले हम लोगों को कितने ढेर सारे कोलैप्स थे, हम लोग कर रहे थे, लेकिन ये कि अब हम जब तक एक पेज पर नहीं आएंगे तो हमारे आवाम के लिए मसला है, हमारे मुल्क के लिए मसला है और ये लोड शेडिंग का मसला इसी तरह रहेगा। अब दुआ है कि आपसी जो है झगड़े ख़त्म हो जाए, वफाक भी उनकी सुने और कुछ अपने सूबे के लिए भी अली अमीन गंडापुर करते रहें। और बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, यहाँ हुआ है एक ब्रेक का वक्त, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। और नाजरीन, चूँकि आपको पता है कि अभी तक उस हिसार से हम नहीं गए, ज़ाहिर सी बात है ईद उल अज़हा था और अब उसके बाद हम छुट्टियां गुजारने के बाद आए हैं, तो बात करना चाह रहे हैं कि जानवरों के हवाले से। तो आपको पता है कि ऊँट हैं और बकरे हैं, छतरे हैं, सब कुछ है, उन सब की कुर्बानी होती रही है। जो ऊँटनी का जो मुकाम है ना, उस हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी कि उसका एक अलग ही मुकाम है। आपको पता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनपसंद सवारी थी और किस्वा के नाम से ज़ाहिर सी बात है उनके बड़े दिल की करीब थी वो। और आप जानते हैं कि हम और फिर सहरा का आप एज अ शिप भी उसको कहते हैं कि आप उसकी वहाँ की सवारी भी होती है। वो बहुत खूबसूरत एक जानवर है और बड़ा बेज़र सा जानवर भी है। और चूँकि हमारी उनसियत है, सुन्नत इब्राहिमी भी है, अभी हम लोगों ने सारी की है और उसके बाद फिर उसके तवस्सुत से अपनी जगह पर अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुत से भी बहुत ज़्यादा हमारे दिल के करीब भी होती है। वैसे भी अगर जानवर के हवाले से नाम अगर बात की जाए तो बेज़ुबान और बेज़रर से जो जानवर होते हैं, जो पालतू भी जिन्हें कह सकते हैं, उनका भी होता है। ख्याल रखना अपनी जगह पर होता है कि आप वो बहुत से लोग प्रेफर भी करते हैं कि आप इंसानों के साथ, आजकल तो वैसे भी मुहावरतन या वैसे भी एक तंज़ो मज़ाक के तौर पर भी ये बात की जाती है कि आप इंसानों से ज़्यादा जानवरों के साथ उनसियत कर लेना तो वो वफ़ादार होते हैं। तो खैर बात ये कि दिल खराश एक वाक़या हुआ है रुनुमा, जिसके अंदर ऊँटनी उसको क्या पता कि मैंने इस खेत में जाना है या नहीं जाना या यहाँ जाना है। तो उसके बाद मतलब लाइक एक बॉर्डर लाइन है या जो भी जिसे भी कह सकते हैं कि उसके बाद एक ज़मींदार हैं, वो उठते हैं और उठकर उनकी टांग काट देते हैं। इतना खौलनाक किस्म का ये वाक़या है कि आप मुझे बेसिकली मैं इस चीज़ की मतलब जो रूट कॉज है उससे बात भी करना चाहूँगी कि आपकी दिमागी हालत क्या होती है कि आप जो बेज़ुबान इंसान होता है उस पर अपने जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, आप निकाल लेते हैं और बहुत बड़े अपने आप को समझते हैं कि जनाब कि जी हम बहुत बड़े फन्ने खां हैं, हमने ये काम कर दिया है जी, और हम लोगों ने जारादारी दिखाकर अपनी धाक बिठा दी है, अपना मतलब असर रसूख दिखाया एक बेजुबान इंसान की टांग काट कर। अच्छा जी, यहाँ पे रुकती नहीं है चीज़। मतलब ये तो बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि रूनुमा होते होंगे, हम लोगों को पता नहीं होता होगा। ये तो मंजर आम पर आ गए तो हम लोगों ने बात की इसके ऊपर। तो जनाब एक रावलपिंडी में भी एक वाक़या सामने आता है जनाब कि गधी के कान काट दिए जाते हैं। मतलब लाइक मुझे ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही इस बात को कि आप का फ्रेम ऑफ माइंड क्या है कि आपने कान काट दिए सज़ा देने के लिए। आपको पता है गधे के ऊपर तो वैसे भी अनवांटेड सा आप समझ रहे हैं कि उसको काम लिया जाता है, बोझ डाला जाता है, सारा कुछ किया जाता है। और मैं अक्सर गधे गाड़ियों पर जब मैं ड्राइव करके आ रही होती हूँ देखा होता है कि बड़े मज़े से हिला हिला के हंटर को मार मार के उसको चला रहे होते हैं। मतलब लेकिन दिल अजीब सा आंसू क्या आंसू जो तो कहते हैं ना, खून के आंसू होता है। खैर उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली, वाइल्ड लाइफ और माहौलियाती एक्सपर्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के। बेसिकली सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त आप आए हैं। मैं थोड़ी इमोशनल इसलिए भी हो गई सर क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ऐसे वाक़यात हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे सामने तो आते भी नहीं हैं, लेकिन ये कि आ गए। और चूँकि मैंने उसका बैकग्राउंड भी बताया क्योंकि ऑब्वियसली ऊँटनी हमारे हजूर सल्लम को बहुत पसंद थी और ये जानवर है भी बेज़रर सा। मतलब आपके साथ आपको बिठाकर एक आप बच्चे इतना खुश होते हैं उसके ऊपर बैठकर सवारी करते हैं। मतलब आपका ये रवैया क्या है, आपकी सोच किस तरह की डेवलप हो जाती है कि आपको गुस्सा आ रहा है और आप ये भी नहीं समझ रहे कि जानवर तो जानवर, आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते। हाँ, आप कुछ हद तक तो उसको आप टेम जो होते हैं उनको बता सकते हैं। एक टांग काट दी जाती है, फिर दूसरी जानिब दो गधी हैं उसके कान काट दिए जाते हैं। ये रवैया क्या है, मतलब ये क्या समझते हैं आपके जहनी किस तरह के लोग होते हैं? मैं समझता हूँ कि जो ऊँट है ये तो वैसे ही बहुत फ्रेंडली एनिमल है और ये तो जुल्म की इंतहा है और फ्रस्ट्रेशन जो इंसानों के जहन में है और जो एजुकेशन की कमी है सही अवेयर नहीं किया गया। बेशक इस्लाम ने मैसेज दिया है ऐसे एनिमल्स का ख्याल रखें जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं। ख़ास तौर पे कैमल तो बहुत फ्रेंडली है और इस वक्त जो दुनिया में सबसे बेहतरीन एनिमल है जो क्लाइमेट चेंज में अडेप्टेड सबसे ज़्यादा अडेप्टेड एनिमल है वो कैमल होगा कि जितनी हम ये तब्दीलियाँ माहौलियाती तब्दीलियाँ भी कर रहे हैं।
और इतना फ्रेंडली कि दूध भी, गोश्त भी और Exactly. सवारी के हिसाब से, और जो पूरी हिस्ट्री पढ़ी है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रेंडली जो है ये कैमल हो गया, डंकी हो गया, हार्स हो गया। तो ऐसे जो हमने डोमेस्टिकेट कर लिए थे एनिमल्स, उसमें से बच्चे खुशी खुशी उसकी सवारी करते हैं। तो ये एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन है कि उसका, एनिमल्स का राइट है कि वो जहाँ पे भूखे होंगे, चारा देखेंगे तो वो उसमें जाएंगे। लेकिन ये जो वडेरा शाही और इस तरह के, या इवन एजुकेटेड भी हों जिनको हम सो कॉल्ड एजुकेटेड कहते हैं, तो जब फ्रस्ट्रेशन है उनकी कि ये हमारे फसलों में या क्रॉप में कैसे आ गया, तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब एक बेज़बान जानवर को अंडरस्टैंड करना कि ये कोई, उसको नहीं पता कि ये ऑनरशिप किसकी है, और एक इंतहाई एक्शन लेना, और सिर्फ ये नहीं है कि कैमल्स के साथ हो रहा है, ये वाइल्ड एनिमल्स के साथ, डोमेस्टिक एनिमल, इतनी वायोलेशन है ये जो हमें, जो SPCA के जो रूल्स हैं। अच्छा, लेकिन प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइएगा कि आप देखें कि बाहर के ममालिक में आप देखें जानवरों से बेइंतहा प्यार किया जाता है, तो क्या हम लोगों के यहाँ अवेयरनेस नहीं है, क्या कैंपेन्स नहीं चलाई जाती, क्या ऐसी वजूहात हैं जो इस तरह के वाक़यात होते हैं? क्योंकि मैं अक्सर कई मूवीज़ भी हमने देखी हैं जिसके ऊपर मतलब ये एक टॉपिक होता है। मैंने रिसेंटली भी देखी थी, मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा, उसमें एक शार्क होती है और आई गेस अंडर पेरिस के नाम से थी वो, तो इस शार्क को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर दी जाती है, हालांकि उसने पूरा तबाही मचा दी होती है। लेकिन ये कि हमारे क्या मसाइल क्या हैं, मतलब कि हम लोग अवेयरनेस क्यों नहीं? वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एनिमल्स का प्रॉब्लम क्या है। एग्जैक्टली। हम बजाय इसके कि उनकी फ्रेंडली नेचर को हम इंजॉय करें, हम देखें कि उनसे कितने फ़ायदे ले रहे हैं, हम उल्टा जो है इस तरह के एक्शंस करते हैं कि, और ये जो मीडिया इस वक्त जो कर रहे हैं ना, ये इसको एक बेहतरीन केस बना के आप इंटरप्रेट करें। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इसके ऊपर मीडिया काफ़ी बात कर भी रहा है अभी प्रिंट मीडिया में, लेकिन प्रॉपर मैसेज के एनिमल्स के राइट्स क्या है, हम SPCA जो 1890 का अंग्रेज़ों का रूल है वो भी हमने नहीं बनाए, लेकिन उसके तहत जो पनिशमेंट्स हैं, अगर आप एनिमल को अब्यूज़ करते हैं, मारते हैं, उनको खाना नहीं देते, उनको फूड नहीं देते, उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़, उनकी एनिमल्स की भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए प्रॉपर मेट का बंदोबस्त नहीं करते, तो ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो एनिमल्स के राइट्स के अंदर आती हैं। और हम प्रॉपर सिग्नेटरी हैं और वो SPCA के रूल्स इम्प्लीमेंटेड हैं। अब मेरा ख्याल है कि एक प्रॉपर मैसेजिंग मीडिया के ऊपर भी होनी चाहिए, पब्लिक को अवेयर किया जाए और इस केस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। अच्छा, लेकिन आपसे ये भी मैं पूछना चाह रही थी कि ऑब्वियसली इस हवाले से कोई ना कोई कानून साजी तो होगी ना, कि अगर आगे कोई हरकत है की किसी ने, तो उसके लिए मतलब लाइक क्रूएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट है। अच्छा। जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है, अगर आप ज़्यादा बोझ डालते हैं या खाना नहीं देते या मारते हैं तो आपको अरेस्ट भी किया जाता है, पनिशमेंट भी किया, जुर्माना भी किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसीलिए नहीं है कि यहाँ पे जो एलीट या ये वडेरे हैं या इस तरह का अगर कोई जुल्म करते हैं तो हम उनको पकड़ते ही नहीं है। हम ज़्यादा से उनके मज़ारों को या उनके जो वर्कर्स हैं, तो इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने कहा जैसे कि कानून साजी तो हुई भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वडेरे हैं तो हम छोड़ सकते हैं उनको। और कानून साजी में भी तब्दीली की ज़रूरत है कि जब वो कवानीन बने तो उस वक़्त अगर 50 रुपये या 100 रुपये फ़ाइन था तो उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है कि हैवीली पनिशमेंट हो, जो इम्प्रिजनमेंट है वो भी 6 महीने या साल या 5 साल हो, और प्लस जो है कि आज के दौर के मुताबिक उसमें 5,000, 10,000, 50,000 ये फ़ाइन हो। इतना ना हो कि इतना ना हो। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, जाहिर सी बात है जानवर हैं, बेजुबान हैं, कानून साजी अगर हुई भी है तो वडेरा सिस्टम अपनी जगह पर है। अगर आप दिमागी मरीज़ हैं तो अपना इलाज करें, जानवरों पर अपनी ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती होती है और फ्रस्ट्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने आगे जाकर अपने रब को भी इसका जवाब देना है। और कानून साजी अगर बनी हुई है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे हुकूमत की जानिब से करवानी चाहिए। जो महकमा है वो अपने तई जो काम कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन हम लोगों को और हम लोगों को भी, आम आवाम को भी बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट करवाएं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द गुड मॉर्निंग पब्लिक। सुबह से ही हम बात करें रवैयों की, तो हम एक और बात कर लेते हैं कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है
ये मैं नहीं कह रही, ये जनरली आपको मैं बता रही हूँ कि काफ़ी जज्बाती कौम है। कुछ भी हो जाए तो आपके अंदर जो आप अंदर से फील कर रहे होते हैं वो अपने रवैयों से बता देते हैं, अपने अमल से बता देते हैं, जो कि कभी समटाइम्स तो ठीक होता है, एक समटाइम्स पब्लिकली अच्छा नहीं होता। तो जनाब, हम लोगों के बहुत ज़्यादा दिल के करीब है क्रिकेट। तो T20 जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर पहले राउंड में निकल गई, और निकलने के बाद हमने समझ लिया कि भाई उन्होंने तो सही तरीके से खेला नहीं होगा। उनकी मेंटल स्टेट क्या होगी हमने वो जाने बगैर हम लोगों ने अज्यूम भी कर लिया। हम लोगों ने अपने जो गालियाँ ये वो जो एक करना था, वालदा हमशीरा एक यकजा कर दी, सारा कुछ कर दिया। अब आपको पता है अमेरिका में कुछ फैमिलीज़ के साथ रुक गए थे क्रिकेटर्स, उनमें से हारिस रऊफ भी था। हालिया देखने में भी आया एक कि वाक़या रूनुमा हुआ, काफ़ी तल्ख़ कलामी भी हुई और वीडियो भी वायरल हो गई, जिसके बिना पर हारिस रऊफ ने बाद में रद्द-ए-अमल भी दिया एक्स पर। आपको पता है उन्होंने ये बात की कि मैं ये जानता नहीं चाहता था, ये बताना भी नहीं चाहता था, ऑनर भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उस वीडियो में बाकायदा देखा जा सकता है कि फ़ैन कह रहा मैं तो एक पिक्चर के हवाले से बात करें, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि मतलब लाइक तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई गई, और ये अगर बात मेरी फैमिली पर आती, गालम गलोच हो गई इस बात के भी, तो मैं मतलब लाइक ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये अदम बर्दाश्त के हवाले से और इस तरह के जज्बाती रवैयों के हवाले से हम इस पे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर हसन रज़ा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, रवैयों से आपको पता है ब्रेक पे बात हो रही थी, रवैयों की बात हो रही थी, और पाकिस्तानी कौम तो वैसे ही बड़ी एक जज्बाती सी है। ये हम लोग क्यों सोच लेते हैं कि हम जी फ़ैन हैं तो हम खुदा बन जाते हैं, और हम लोगों ने अज्यूम कर लेना होता है कि नहीं जी इन्होंने सही कारकर्दगी नहीं दिखाई थी, इसीलिए हम तो जूती भी मारें तो वो ठीक है, हम गाली भी दें वो ठीक है, हम थप्पड़ मुक्के भी मार दें, चला दें, सब कुछ कर दें तो वो ठीक है। वाहे औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। लबीबा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, पब्लिक न्यूज़ की अपॉर्चुनिटी आपने दी। देखें, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि क्रिकेट जो है ना वो एक गेम है, उसमें हार जीत होती रहती है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हार गए तो कोई बात नहीं यार, हम पहले जीते भी तो बहुत है ना, बहुत हमने मैचेस जीते भी हैं, कोई बात नहीं यार, हार गए तो इट्स ओके। लेकिन क्योंकि देखें हमारे इमोशंस अटैच्ड हैं, तो हम एज ए नेशन, जैसे कि हमारी पहले भी बात हो रही थी, हम बड़े जज्बाती हैं। तो क्रिकेट से तो हमें प्यार ही बहुत ज़्यादा है, और क्रिकेटर्स को तो हम अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, जो कि हारिस रऊफ बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, मैं शाहिद अफरीदी बनना चाहता हूँ, इस तरह हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं। तो एक तो ये कि हम इमोशनली अटैच्ड हैं। दूसरा, अभी जो आपने कहा कि हारिस रऊफ के साथ ये सारा सीन हुआ, मैं ना आपको एक इंटरव्यू है उसकी एक बात बताऊंगा। इमरान खान पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं जी। तो वो एक दफ़ा बताते हैं कि वो मैच खेलने गए, उस मैच में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो जब अच्छा परफॉर्म किया तो ऑडियंस ने खड़े होकर उनके लिए ना तालियां बजाई, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सेड यार ये तो बड़ा मज़ा आया। अगली इनिंग्स में वो वनडे पे आउट हो गया, और वही फैंस जो थे ना वो उनके ऊपर उनको फेंक रहे हैं, उनके ऊपर चीज़ें फेंक रहे हैं, ये कह रहे हैं। देन ही रियलाइज कि नहीं यार, मुझे फोकस करना है, गेम पे फोकस करना है, मुझे फोकस करना है अपनी परफॉर्मेंस पे। तो हार जीत तो होती रहती है और ये चीज़ें भी होती रहेंगी। जब आप अच्छा खेलेंगे तो डेफिनेटली लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, जब नहीं करेंगे तो फिर लोग इस तरह से करेंगे। अब इस वाक़े के ऊपर आ जाते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये है कि चाहे आप सेलिब्रिटी हैं, जो भी हैं, आपकी एक पर्सनल लाइफ है। तो हमें एज ए फ़ैन इनको देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि यार देखो, अगर वो नहीं कंफर्टेबल है पिक्चर खिंचवाने में या ऐसा उसके मिसेज उसके साथ हैं, तो हमें इतना उसको कंफर्ट मतलब देना चाहिए कंफर्ट कि यार हम ना करें। लेकिन अब देखें, इस पूरे प्रोसेस में मैं ये कहता हूँ हारिस रऊफ ने जो भी किया, जैसे भी किया, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो वहाँ से जो डिस्कशन हुई, जो मैंने देखी, और वो डिस्कशन इस तरह से हुई कि साहब एग्जैक्टली मैं भी बताऊँ, प्रोवोक भी तो किया गया ना, प्रोवोक करते हैं ना, बेसिकली जानकर प्रोवोक करके आप ये रवैये मतलब देखना भी चाहते हैं। देखिए, प्रोवोक जो किया गया ना, एक्चुअली तो मैंने भी ये सारी चीज़ें उस पर देखी सोशल मीडिया पे। जो वीडियो बना रहा था ना बंदा, वो हमारे हमसाया मुल्क का था, वो पाकिस्तान का नहीं था। और जब वो कमेंट्री कर रहा है और जो बोल रहा है, तो वो आई थिंक वो पूरा उसको पूरा मुझे लगता है कि बताया गया कि यार देखो यही चीज़ इस तरह से हो रही है। अच्छा, ये नई चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ देखें इंडिया के अंदर
2 क्रिकेटर्स लड़ पड़े थे स्टेडियम में, एक दूसरे को थप्पड़ मारे थे वहाँ पे, तब भी बात। लेकिन हम तो कोई न्यूज़ देख रहे होते हैं ना, हम सुन रहे होते हैं यार इसको हम वायरल करें, हम इसको लेके जाएं हमारे लैक ऑफ टाइम। आप मुझे बस ये बताएं, इन रवैयों के लिए हमें सबसे तक कहना क्या चाहिए? देखिए मेरा ख्याल तो ये है कि सबसे पहले आपको बड़ा कंपोज्ड होना चाहिए, आपको कूल रहना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए अपने काम पे, अपनी परफॉर्मेंस पे, आपको उस पे जाना चाहिए। आप ये ना सोचने कि ये सिचुएशन हुई, आपको सिचुएशन को हर इसको एनालाइज करना चाहिए। कंपोज और कूल और काम रहने की आप हिदायत करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। चूँकि वक्त कम है इसीलिए हम लोगों को बहुत कुछ आप तक पहुँचाना है और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। नाजरीन, जहां आर्ट्स के हवाले से बात आती है वहां पे मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, तो हम कुछ उसी हवाले से भी बात करना चाह रहे हैं। इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, आपका जो घर है उसके अंदर लकड़ी के बगैर, और मतलब सिर्फ घर नहीं, हर जगह आप देखें लकड़ी के बगैर कोई बात नहीं, मज़ा नहीं आता जिसे कहते हैं। तो जो लकड़ी के हवाले से बात है वो हमारी सकाफ़ती हवाले से भी अपनी जगह देखें, हमारी वैसे भी लकड़ी जो है अपने घरों में आप देखें तज़य्युन आराइश के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। चिन्योट की लकड़ी इतनी ज़्यादा मशहूर है कि हम लोग वहाँ से कुछ क्राफ्ट्स व हैंडी क्राफ्ट और इस तरह की चीज़ें बना के एज़ एन तोहफे के तौर पर भी बाहर भेजते हैं। तो जो लकड़ी के हवाले से बात करें कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप अपने घरों में देखें, इंटीरियर में देखें, अगर लकड़ी के कोई आइटम्स ना हो या कोई डेकोरेशन पीसेस ना हो तो उसमें आपका मज़ा नहीं दुबाला होता, आपके इंटीरियर का मज़ा नहीं आता। कोई देखे ना कि टच नहीं है तो वो वाला किक नहीं मिलती, जिसे कह सकते हैं, किक नहीं मिलती हमें लकड़ी के बगैर में। तो अब लकड़ी की इतनी ज़्यादा अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो क्यों बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ हुज़ैफ़ा रियाज़ जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज़ में ये भी शामिल है कि वो वुड क्राफ्ट का कारोबार करते हैं। तो उनको ये जो शौक़ था कैसे डेवलप हुआ और वो मतलब लाइक ये कैसे उन्होंने काम शुरू किया, जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। हुज़ैफ़ा, बहुत शुक्रिया अपने वक्त का। देखें आजकल की यंग जनरेशन जो है वो इतनी ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर होने के बावजूद भी मतलब लाइक ज़्यादा म्यूजिशियंस और इस तरह की चीज़ें देखें, ये जो है ये टिपिकल सी जो चीज़ें होती हैं वुड क्राफ्ट का मतलब लाइक एक कारोबार करना, इसमें इंटरेस्ट लेना, ये थोड़ा बोरिंग भी समझा जाता है। लेकिन आप ई कॉमर्स के एक स्टूडेंट भी हैं, उसके साथ आप इसका कारोबार भी करना चाह रहे हैं और काम भी, और इसके अंदर ऑब्वियसली जिद्दत लेकर आने की कोशिश भी कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी डेवलप है। किस तरह से हुआ, ज़रा बताएं हमारे नाज़रीन को। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की ख़ास तौर पे 2022 की अगर मैं कंपैरिजन करूँ, हर साल बढ़ रही है। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें, अगर आप पाकिस्तान के लोकल लेवल पे बात करें तो इस तरह अगर मैं मेरा जो एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जो थोड़ा सा मेरे था, मैं अगर बैकग्राउंड बताऊँ, यूनिवर्सिटी से ही जब मैं आज से 4 या मेरा गला बार इट्स ओके तो यूनिवर्सिटी की लाइफ से जब यूनिवर्सिटी 4 इयर्स बिफोर, तो जब मैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ में पढ़ा था, मैंने खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, लेकिन उसके साथ मुझे ये पता था कि हम लोग इस जो वुड क्राफ्ट है उसको हम लोग किस तरह एडवांस कर सकते हैं, हम लोग किस तरह अपनी चीज़ों को इतना इन्हेंस कर सकते हैं कि आज की जनरेशन भी उसको अडॉप्ट करे और हमारी जो पास्ट में जो जनरेशन है वो भी अडॉप्ट करे। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने दोनों वेरिएंट्स को साथ साथ लेके आए हैं। जैसे सामने हमारे कुछ आर्टिकल्स पड़े हुए हैं कि उसके अंदर हम लोग ये यूबीएल्स और ये कुछ हम लोग स्पेसिफिक हम लोग बाकायदा नेम किसी कंपनी का करके ये उठा के दिखाइएगा। ये मतलब है कि आप जो ये वुड क्राफ्ट है ये खुद करते हैं, मशीन है, ये सारा कुछ क्या है? भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, मतलब एक डिज़ाइंस वगैरह जो हैं वो आप अपनी मतलब मनपसंद या आप दिखाते हैं, किस तरह से मतलब ये सारा एग्जैक्टली इसके अंदर मशीन और क्राफ्टिंग जो है ना, मैन क्राफ्ट, ये बेसिकली उनके प्रीमियम मेंबर्स के लिए कार्ड्स वो ऑफर करते हैं। कार्ड होल्डर्स है, यस कार्ड होल्डर है ये। जी बिल्कुल। और नाज़रीन देखिए इतना प्यारा है, उन्होंने देखिए इतने नफासत से काम मतलब लाइक किया हुआ है और बड़ा मज़ेदार सा है। और ये अच्छा, ये 2 तरह के होते हैं, एक मशीन वाली चीज़ भी हो जाती है और एक हैंड क्राफ्ट भी तो कहते हैं ना, जिससे जो हैंड्स के साथ भी काम करते हैं। वो तो आप लोग किसके ऊपर फोकस ज़्यादा? देखिए इसके अंदर हम लोग दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं। अगर आप फिनिशिंग की बात करें ना, हैंड कार्विंग के अंदर बहुत मुश्किल होता है फिनिशिंग लाना जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि बाहर आप चाइना और बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो मैक्सिमम
अपनी चीज़ों को लेके जा चुके हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। तो उस चीज़ को हम लोगों ने मद्देनज़र रख के हम लोगों ने कहा कि CNC की बेस के ऊपर और आप लोग किस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर था कि आप जितनी नफासत इसके अंदर लेके आ जाएँ, वो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल इसमें किया गया। एक हाथ का भी इस्तेमाल किया है, फिर जहाँ पे मशीन का यूज़ होता था वहाँ पे मशीन का यूज़ भी किया गया। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि ये इसकी डिमांड कितनी है, कि मतलब हम लोगों को इन चीज़ों का पता है कि बेसिकली कि ये क्या चीज़ें हैं, इसकी अहमियत क्या है। तो ऑब्वियसली हम तोहफे भी भेजते हैं, बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं देखकर, बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। आप मतलब ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और क्या इसकी डिमांड है आपके अब एज एन गिफ्ट भेजने के लिए लोग लेते हैं? एग्जैक्टली मैं अगर आपको एक एस्टिमेटेड जो तखमीना लगाऊं, पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट $3 बिलियन का रेवेन्यू ये इंडस्ट्री ला के दे सकती है। अगर मैं अपने हिसाब से मैं करूं, जिसके अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं ई कॉमर्स का, इसकी बेस के ऊपर ऑलमोस्ट मेरे 6 स्टोर्स चल रहे हैं जो PL बेस्ड है, प्राइवेट लेवल बेस्ड, जहाँ पे हम लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपना टैग लाइन्स लगाते हैं मेड इन पाकिस्तान। इसके स्टिकर के ऊपर भी हम लोग मेड इन पाकिस्तान लगा के हम लोग बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे USA में भी ये सामान गया हुआ है रिसेंट, जहाँ पे 7-11 और बाकी एरियाज़ के अंदर है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम लोग जितना पाकिस्तान से बाहर लेके जा सकें, क्योंकि इसमें अगर गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे, डेफिनेट सी बात है, एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे चाइना के अंदर, इंडिया को आप ले लें, अगर इंडिया की मैं बात करूँ, एक साल के अंदर वो 12 बिलियन से लेके 15 बिलियन तक वो कर जाता है एक्सपोर्ट। तो आपका मतलब कहने का ये है कि हम ज़्यादातर फोकस नहीं है हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आप वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, हमारे पास है ये चीज़, लेकिन हम इसको इन्हांस करने के लिए फोकस नहीं है इसको। एग्जैक्टली हम लोग फिर मेरा फोकस यही था कि जैसे मेरा ई कॉमर्स के अंदर मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हम लोगों ने एड्स और बाकी जो शॉपिफाई और जैसे हम लोगों ने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करके ऑलमोस्ट हम लोग पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ लोगों तक अपनी एडवर्टाइजमेंट पहुंचा चुके हैं पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर। यानी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पिछले 1 साल के अंदर मैंने अपने सारे काम को इन्हांस किया। पहले जो यूनिवर्सिटी का टाइम था उसके अंदर थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी को फोकस किया। जब डिग्री कंप्लीट हो गई, ऑलमोस्ट मुझे 1-1.5 साल के अंदर, मैं आपको अपने ही रेवेन्यू की बात करूं, 50,000 से ज़्यादा इस वक्त हम लोग अपने पार्सल्स डिलीवर कर चुके हैं पाकिस्तान के लेवल पे। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, आप एक्सपोर्ट तो मतलब आपकी सोच है जहाँ पे। अच्छा, कुछ हुज़ैफ़ा होता है ना कि आप जिस तरह से आप डिलीवर कर रहे होते हैं, नेशन वाइड कर रहे होते हैं, अगर कोई बाहर के इंटरनेशनली अगर आपसे मतलब कोई लेना चाहे आपके प्रोडक्ट्स वगैरह को, तो उसके लिए आप लोग डिलीवरी के हिसाब से मतलब क्या? बिल्कुल, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं। उसके अंदर हम लोग डिफरेंट कोरियर कंपनीज़ को इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर कोई जो कोरियर कंपनी जहाँ पे अवेलेबल होती है, हम लोग स्पीड वे के अंदर उनको बल्कि 5 से 7 दिन 10 दिन के अंदर हम बाहर भी डिलीवर कर देते हैं पार्सल्स को। अगर पाकिस्तान की बात करें, अगर बलूचिस्तान या बाकी एरियाज़ की बात करें, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे हमारे कोरियर बेस जो है 7 से 7 दिन से ऊपर ले जाते हैं। लेकिन अगर आप पंजाब की बात करें, 2-3 दिन मैक्सिमम डिलीवरीज के अंदर पॉसिबल। अच्छा ज़ैफ़ा, बताइएगा, देखिए चिनियोट की लकड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, और मैंने ज़्यादातर वो देखा हुआ है कि जो फर्नीचर बनता है उसके अंदर आपकी एक मखसूस होती है लकड़ी, जिसको आप कहते हैं कि वो उसका ही लेना चाहिए फर्नीचर, वो बड़ा मजबूत होता है। वो मतलब हाँ, वो बड़ा कम है, वो जो आपने कहा है कि बड़ी कम होती है, लेकिन वो तीतर क्या होती है, वो एक लकड़ी होती है, फिर उसके अलावा शीशम होती है। शीशम आजकल तो वैसे भी आपको पता है शीशम ज़्यादा लगाते नहीं हैं, वो लकड़ी वो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली महंगी पड़ती है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये कौन सी लकड़ी है और आप किस लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं? देखिए, इसके अंदर ना क्वालिटी बेस्ड काम होता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो लोकल नेटवर्क है ना, वो बेसिकली वो क्वालिटी को नहीं मानता। अच्छा। वो मानता है कि हमें कोई सस्ती चीज़ मिले और उसके अंदर हम लोगों को यही मेयार मिल जाए जो हम लोग चाहते हैं। मतलब हमारे लोगों की ये ज़्यादातर सोच है, लेकिन हम लोगों ने हर क्वालिटी को मद्देनजर रखा हुआ है। मतलब आपको पता है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एग्जैक्टली, आप 10 साल चलाएं। हाँ, अब ये वाला तो आपको पता है, लकड़ी का तो ये मामला ये होता है कि आप लकड़ी इसलिए भी लेते हैं कि ये मजबूती है और काफ़ी देर तक चलती रहेगी, घुन नहीं खाएगी, और मतलब लाइक आपको उसकी दीमक शिमक नहीं लग जाती है, क्योंकि डेकोरेशन आपको पता है प्लास्टिक और वैसी वो वाली चीज़ें होती हैं जिसके अंदर मट्टी भी घुस जाती है और ख़राबी भी आ जाती है, फिर फेंट भी हो जाता है, पेंट भी। इसका तो अपना मज़ा है कि आपने झाड़ा वैसे की वैसे पॉलिश और ये सारी वो वैसी। अब आप अपने फर्नीचर की मिसाल ले लें, 20-20 साल से चल रहे हैं ये। और दूसरी चीज़ ये होती है कि नेचुरल चीज़ है और इसके अंदर टॉक्सिक बहुत कम होता है, टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है। आपको ये जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल चेंज आता है, ये अपने आप को
वो जज्ब करती है अपने अंदर। तो इसके अंदर मैं अगर बात करूँ क्वालिटीज़ की, अब ABC कैटेगराइज हम लोगों ने किया हुआ है। अब पाकिस्तान के लोगों के हिसाब से हम लोगों ने उस हिसाब से हम लोग देते हैं। अब बाहर अगर हम लोगों ने भेजनी हो, इसको फुमिगेशन बाकायदा होती है कि आप लोग दीमक से इसको बचाएं, बाहर के इन्वायरमेंट से बचाएं, क्योंकि अगर कंटेनर में भी जाता है, आप 2 महीने कम से कम अगर लेते भी हैं बंद इन्वायरमेंट में, तो आप अच्छा, अब ज़ैफ़ा जाते जाते मुझे ये बता दें कि आप अपने इस वुड वर्क को इन्हांस करने के लिए क्या करना चाह रहे हैं? देखें, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, जैसे इस साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हमारी कोशिश है कि हम लोग अपनी आउटलेट्स जो है अपने ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर पहले हम लोग करें। अभी रिसेंट जो है दुबई के अंदर मैं 2-3 महीना पहले अपना खुद का प्राइवेट लेबल वहाँ पे भी लॉन्च किया है दुबई में। तो इसके अंदर हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को खुद के अपने बिहाफ पे, क्योंकि जितना भी मैंने काम किया पिछले 2 साल से, मैंने खुद के बिहाफ पे किया है कि पहले मैं अपने आप को एक्सपीरियंस करूं ताकि मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाए, देन मैं लोगों के पास जाऊं। तो अब पिछले 3-4 महीने 5 महीने से ठीक है। थैंक यू सो मच। वक्त की कमी के बायस जी कोई बहुत अच्छा लगता है आप जैसे यंग जनरेशन को इस तरह से आगे बढ़ते हुए, इन चीज़ों के अंदर फोकस करते हुए, देखते हुए। ई कॉमर्स तो आप कर ही रहे हैं, उसके थ्रू आप इस चीज़ को इन्हांस कर रहे हैं और अपना कारोबार चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैफ़ा आपके वक्त का। और नाज़रीन, यहाँ हुआ है एक ब्रेक का वक्त, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग पब्लिक में हम दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे गए थे तो जनाब बात कर रहे हैं हम आज दोबारा से, चूँकि चल तो रहा है T20 वर्ल्ड कप, तो क्या हुआ हम पहले राउंड पर अगर हम बाहर हो गए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे इसके हवाले से। ज़रूर बात करेंगे। सुपर 8 का मरहला जो स्टार्ट हो चुका है, जो कि वेस्ट इंडीज़ में हम सारे आगे के भी मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे, और कौन कौन सी जो टीमें हैं उसके मद्दे मुकाबिल हैं उसके हवाले से बात करेंगे। और अफसोस की बात यह है कि टॉप 10 में कोई भी पाकिस्तानी बॉलर भी मौजूद नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो है खुशाइंद वो ये है कि हम 2026 का जो आगे आने वाला वर्ल्ड कप है वो हम ज़रूर खेलेंगे, चाहे हम पहले राउंड से आउट हो गए हैं तो क्या हुआ। तो हमारे साथ बात करने के लिए स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं काशिफ मजीद। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सुपर 8 मरहला स्टार्ट हो चुका हुआ है, कैसे देखते हैं इस सुपर 8 मरहले को? कौन सी टीम ज़्यादा सबकत लिए हुए हासिल आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है और कौन सी भी वीक जा रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो सुपर 8 की जब बात करते हैं तो हमें अंदाज़ा है कि एक तो अमेरिका पहुंच गया, ऑल्दो कल बड़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन स्टिल अभी वो बिग बॉयज़ ऑफ द क्रिकेट में खेलने वाला मुल्क नहीं बन सका। सो एक टीम ये हो गई। फिर हम बांग्लादेश का तस्करा करते हैं, बांग्लादेश की टीम भी वहाँ पे मौजूद है, अनफॉर्चुनेट रही थी, अमेरिका से ही सीरीज़ हारने के बाद वो सुपर 8 में पहुँची है। तो एक उस टीम को हम हल्का ले सकते हैं, बाकी अलबत्ता मुझे लगता है कि टफ कॉम्पिटिशन देगी। तो 8 में से 6 टीम्स को अगर देखें तो बड़ा टफ कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है। उन 6 में से मोस्ट प्रोबेबली हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट भी जो है वो डिसाइड हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं ये बात हम बार बार तस्करा भी करते हैं, जहन में भी है, दिल उदास भी होता है कि पाकिस्तान की टीम नहीं पहुंच सकी, लेकिन जो टीम्स पहुंच गई हैं अब जाके मुझे लगता है कि वो कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेंगी, बिकॉज इनमें से वो टीम्स जो अमेरिका में क्रिकेट खेलती रही, वहाँ के वेन्यूज़ पे खेलती रही, उनको तो अंदाजा ही नहीं हो सका कि अपने आप को टेस्ट कर सके, अपने स्किल्स के टेस्ट ले सके, बिकॉज उन पिचेस ने वर्ल्ड कप का जो हुस्न है वो बिल्कुल ही गहना दिया था। अच्छा, लेकिन काशिफ आपको ये नहीं लगता जब आपको पता था कि वहाँ की पिच का प्रॉब्लम है तो स्पेशली वो वेन्यू क्यों चूज किया गया? आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल है ये। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी को पता नहीं था कि क्या होगा। अमेरिका की अपनी विकेट होती, अपनी सरफेस होती, अपनी मिट्टी होती तो शायद हम अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन ये जो विकेट्स मंगवाई गई थी ऑस्ट्रेलिया से, जिनको ड्रॉप इन पिचेस भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी का अमेरिका की मिट्टी के साथ ना कोई तालमेल बन नहीं सका, और वो भी टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से चंद हफ्तों पहले। वरना नॉर्मली उस पर कुछ मैचेस हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता पिच की जो कंडीशंस हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल नई विकेट थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। थोड़ा सा मैं पाकिस्तान का तस्करा कर दूं, हमने तो बिल्कुल इस चीज़ को इतना लाइट ले लिया कि हमने तो वहाँ जाके एक वार्म अप मैच खेलना भी गवारा नहीं किया। हम इंग्लैंड में तैयारी करते रह गए जहाँ पे बारिश होती रहेगी। इंग्लैंड का मौसम, इंग्लैंड की कंडीशन, इंग्लैंड के पिचेस, एक हिस्ट्री है उसकी। वहाँ से मैं कैसी जगह पे जा रहे हैं जिसके बारे में ना हमें पता है ना इवन पिच बनाने वालों को पता है। वो बार बार आईसीसी को बता रहे हैं कि जी हम ठीक बनाते हैं, इसका बिहेवियर ख़राब है। इसका बिहेवियर इसलिए भी ख़राब है, वो एक नया सरफेस है,
ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी अमेरिका की मिट्टी के साथ नहीं मिल पा रही, वो तो टाइम काशिफ आपको लगता है यहाँ ये प्रॉब्लम हुआ है, हम लोगों ने शायद इसको लाइट ले लिया, हम लोगों ने वार्म अप मैच भी नहीं किया, कहीं ना कहीं कॉज रूट आपको लगती है ये? बहुत बड़ी कॉज रूट है। देखिए क्रिकेट है, ह्यूमन एलिमेंट इसमें शामिल है। जो 11 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं सारे इंसान हैं, उनको वेदर भी चाहिए कि किस किस्म का वेदर होगा, ग्राउंड किस किस्म का होगा, उसकी सरफेस किस किस्म में होगी। फास्ट बॉलर ने स्पाइक्स पहन के जब उस ग्रीन पे भागना होता है, उसको पता होना चाहिए उसके काफ पे कितना वेट पड़ेगा, उसके हैमस्ट्रिंग कितने ज़्यादा पुल होंगे, जिस सरफेस पे उसे जाके बॉल करना है उसको पता होना चाहिए उसमें कितना किक है, कितना बाउंस है, कितना स्पिन है, कितना वो फास्ट बॉलर को सपोर्ट करेगी। हमारे पास भी कोई हिस्ट्री ही नहीं थी, और फिर हमने शायद ये पीसीबी ने ये सोच लिया कि जाके चूंकि पहला मैच अमेरिका के साथ है, वो पहली मर्तबा किसी बड़े टूर्नामेंट में है, तो हम उस मैच को वार्म अप मैच समझ लेंगे, और बुनियादी तौर पे उसी मैच में हमारा पूरा टूर्नामेंट ही खत्म हो गया कि द मोमेंट हम वो मैच जा रहे, कॉन्फिडेंस तो डाउन हुआ ही। 5 टीमों का जो एक ग्रुप था उसमें से हम एकदम से बिल्कुल डाउन चले गए, और फिर शायद वहां से वापसी बड़ी मुश्किल होती चली गई। सो इसलिए जब हम बाबर आजम की कप्तानी और प्लेयर ऐसे थे और वैसे थे की बात करते हैं, तो हमें उन मैनेजमेंट वालों से भी पूछना कि क्या सोच के एक भी वार्म अप मैच जो है नहीं रखा था। हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम ये सारा तस्करा कर रहे हैं पाकिस्तान का और वर्ल्ड कप का, आईसीसी ने क्या सोच के ऐसे वेन्यू पे मैच रख लिए थे जिसकी ना हिस्ट्री उनको मालूम है, ना टीम्स को मालूम है, ना वहाँ पे ग्राउंड बनाने वालों को मालूम है। चलिए एक बात तो समझ आ गई कि अमेरिका में क्रिकेट का फ़रोग चाहिए था, लेकिन क्या 120 रन T20 क्रिकेट में जो कि चेज़ नहीं हो रहे और मुतअद्दिद मौक़ों पे चेज़ नहीं हो रहे, तो ये हम एक स्पेसिमन लेके जा रहे हैं अमेरिकी अवाम के सामने कि भाई इस तरह की T20 क्रिकेट होती है कि जिसको हम सब कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में देखते हैं तो छक्के और चौके हैं, वहाँ जाते हैं तो सिर्फ आउट है और सिर्फ जो है वो बॉल मिस होती नजर आ रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली इस रेवेन्यू के चक्कर में वर्ल्ड कप का एक पूरा राउंड जो है वो खत्म होकर रह गया। एक ही राउंड में, यानी कि जिसको हम इनिशियल राउंड कहते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड और बाकी जो टीम्स है जो कैरेबियन में घेरी हैं वो रन्स लगा रही हैं, और जो दूसरी टीम्स अमेरिका में फंसी हुई हैं वो बेचारी जान बचाती फिर रही हैं। किसी के हाथ पे बॉल लग रहा है, किसी के चेस्ट पे लग रहा है, किसी के सर पे बॉल लग रहा है। और तकरीबन अगर मैं कहूँ ये अमेरिका में ना होता या किसी और जगह पे होता तो शायद आईसीसी इस विकेट को अनप्लेबल कह देता, या इसके वाले से बहुत सारे डीमेरिट्स वो देखने में आया कि फील्डिंग जो है, फील्डिंग में बड़ा अजीबोगरीब सा एक सिलसिला रहा कि आप बॉल भी मार रहे हैं, बॉल भी नहीं कर पा रहे हैं सही, मतलब लाइक समअप अगर हम करें इस चीज़ को तो वो एक अजीबोगरीब सा था। शायद पहले इस तरह से खेल हम लोगों ने देखे नहीं है। काशिफ, T20 रैंकिंग भी जारी कर दी गई है और अफसोसनाक बात यह है कि टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर ही शामिल नहीं है। इसलिए भी अफसोसनाक है कि हमारी जो बॉलिंग है बहुत ज़्यादा चेंज होती चली जा रही है। आमिर ने आखिरी मरतबा T20 कब खेला था, इमाद ने पाकिस्तान के लिए कब खेला था, वो अब खेल रहे हैं, जो उस वक्त खेल रहे थे वो अब मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है उनका गैप्स बढ़ता जा रहा है मैचेस का। जो रैंकिंग्स होती है ना वो डिफाइन होती है कि कितना कंसिस्टेंट एक बॉलर खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है। हमारी तो क्रिकेट में कंसिस्टेंसी ही नहीं है। आमिर इमाद अभी आए हैं, हारिस रऊफ अनफिट थे, नसीम शाह अनफिट थे, ये 4 बॉलर्स तो रैंकिंग में से वैसे ही निकल गए। एक शाहीन शाह अफरीदी हैं जिनकी रैंकिंग्स के सारे मैचेस जो है वो बनते हैं बिकॉज टीम के साथ है, तो शायद उनसे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो सका। सो बेसिकली उस रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ वो सर्टेन टाइम पीरियड की होती है, और ये जो रैंकिंग आई है ये 1 साल की है। 1 साल में सिर्फ शाहीन है जो पाकिस्तान की टीम के साथ रेगुलर रहे, बाकी ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ये तो मौजूद ही नहीं थे टीम में, तो इसलिए इनकी रैंकिंग बनती भी नहीं है। एक और प्लेयर जो रेगुलर रहे हैं वो बॉलर नहीं रहे हैं, वो है शादाब खान। वो भी 1 साल से मुसलसल टीम के साथ हैं, लेकिन एज अ बॉलर नहीं खेल रहे, एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, तो उनकी रैंकिंग भी इसलिए बॉलिंग में नहीं बनती। सो नसीम शाह के हवाले से भी था, नसीम शाह के ऊपर भी इवेंट्स कितने जीते, मैं कह रही नसीम शाह के ऊपर भी थोड़ा सा था तवक्को कि भाई मे बी शायद वो इस चीज़ को आगे इन्हांस कर लें या आगे बढ़ा लें या रैंकिंग में अपना नाम जोड़ लें, वो भी नहीं हुआ। देखिए नसीम की बनती नहीं है। नसीम अगर देखा जाए तो इस फरवरी में तो आगे दोबारा से क्रिकेट स्टार्ट किया जब PSL स्टार्ट हुई है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये रैंकिंग 1 साल की है, तो पिछले साल में तो नसीम टीम के साथ थे ही नहीं, वो अनफिट थे, वो इंजर्ड थे, वो मैचेस ही नहीं खेल रहे थे। तो जब मैचेस नहीं खेल रहे थे तो अपने सर्टेन पॉइंट्स मिस कर रहे थे, तो इसलिए वो रैंकिंग अभी शायद अगली जो रैंकिंग आएगी अगर नसीम शाह 1 साल खेलते
तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे को 3-4 बॉलर हमें उसमें नजर आएंगे या एटलीस्ट 2 से 3 नजर आएंगे। सो अगर वो भी तब कि जब हमारी टीम में कंसिस्टेंसी रही सिलेक्शन के हवाले से और हम मुसलसल खेलते रहे। अनफॉर्चुनेट हमारा ये होता है कि तैयारी हमारा कोई प्लेयर कर रहा होता है और वर्ल्ड कप खेलने कोई और प्लेयर चला जाता है। सो ये जो कंसिस्टेंसी का फैक्टर है, चाहे वो बोर्ड में हो चाहे बोर्ड की सिलेक्शन में हो और उस सिलेक्शन के जरिए से टीम में हो, ये नहीं होगी तो रैंकिंग्स भी नहीं बन पाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा काशिफ, ये बताइएगा, अब सुपर 8 का मरहला स्टार्ट हो चुका हुआ है, सुपर 8 का मरहला स्टार्ट हो चुका हुआ है और अब ये बता दीजिएगा कि क्योंकि इस टाइम पर ऑब्वियसली जो दिल फैंस जो हैं वो दिल मुर्दा करके बैठे तो हुए, लेकिन तो क्या वो देखना, वर्ल्ड कप तो देखना ही, अगर हम आउट हो गए तो उसको एंड तक तो पहुंचाना है। आपको क्या लगता है कि कौन सी स्ट्रॉन्ग दो टीमें हैं वो टकराएंगी? सेमीफाइनल में जाने के लिए तो होगा, लेकिन फाइनल किसको देख रहे हैं? वर्ल्ड कप का जो कप है वो कहाँ जाते हुए आपको नजर आ रहा है? नहीं, एक है ख्वाहिश में मबनी बात। जो ख्वाहिश है वो चाहती है कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका फाइनल खेले। अच्छा, दूसरा अगर देखा जाए तो तैयार टीमें कौन सी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका इंग्लैंड इस पूल में लड़ती हुई नजर आ रही हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया दूसरे पूल में या दूसरे ग्रुप में लड़ती हुई नजर आ रही हैं। इनमें से सेमीफाइनल होना है। T20 की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये 4 घंटे में डिफाइन कर देता है कि किस टीम की कितनी वर्थ है। ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं उसको भी एनालाइज नहीं कर सकते भारत के अगेंस्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सारी क्रिकेट खेली, वो बड़ी अच्छे सर्फेसेस पे खेली, छोटे ग्राउंड्स पे खेली, रन्स बहुत किए। भारत जो है वो मुश्किल क्रिकेट खेल कर आया है यूएसए से, जहां पे पिच का कोई एतबार ही नहीं था। इसी तरह वेस्ट इंडीज ने जो क्रिकेट खेली है वो सारी अच्छी खेली है, इंग्लैंड मुश्किल कंडीशंस में खेल कर आया है। तो इसलिए अभी टीम का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, बिकॉज एक ही वर्ल्ड कप में एक टीम मुश्किल जगह पे फंसी हुई है, एक टीम आसान जगह पे फंसी हुई है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सुपर 8 के 2-4 मैचेस होंगे तो शायद हम स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर लेंगे, टैक्टिकली देख लेंगे कि टीम्स की तैयारी कैसी है, उनका जो स्किल सेट है वो कैसा है। और ये जो वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का मैच होने जा रहा है ये डिफाइन कर देगा इस ग्रुप की सिचुएशन को कि इन 2 टीमों में से कौन सी एक टीम सेमीफाइनल के लिए जा रहा है। साउथ अफ्रीका हमें शायद एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है इस ग्रुप में, और वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में से कोई एक टीम जो वो सेमीफाइनल में जा सकती है। और सेमीफाइनल की अगर बात करें मोस्ट प्रोबेबली हमें ये डिफाइन करना होगा कि किस टीम का सेमीफाइनल किस ग्राउंड में हो रहा है, बिकॉज पिच कंडीशंस, ग्राउंड की डायमेंशंस ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। ये वर्ल्ड कप प्लेयर्स से ज़्यादा ग्राउंड्स और वेन्यूज़ का वर्ल्ड कप बन के रह गया है, बिकॉज हर प्लेयर का जो स्किल सेट है वो हर जगह के लिए इंतहाई मुख्तलिफ होता है। और इस वर्ल्ड कप की अगर बात करें प्राइमरली तो मुझे लगता है कि ये जो जिनको मिनोस कहते थे, छोटी टीम और बड़ी टीम, अमेरिका में जाके सब बराबर हो गई थी, बिकॉज उस पिच ने हर एक के साथ मुश्किल डाली है। आइंदा तो मेरे ख्याल से ये वाला वेन्यू सोचते हुए भी घबराएंगे कि ये यहाँ पे मतलब लाइक परफॉर्मेंस, आइंदा तो बहुत दूर की बात है। एग्जैक्टली, बहुत दूर की बात है। वर्ल्ड कप खत्म होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ग्राउंड समेट लिया जाएगा, वो दोबारा बेसबॉल का ग्राउंड बन जाएगा। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच काशिफ मजीद, एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट ऑब्वियसली हमारे बहुत दिलों के करीब है, कोई भी हारे या जीते, और हम अपनी पाकिस्तानी टीम के लिए कहते हैं तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस, ब्रेक का वक्त हुआ है। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे, चूँकि मुल्क में मानसून का आगाज़ होना जा रहा है और जब हम सुनते हैं कि मानसून और मानसून के साथ सैलाबी सूरत हाल तो डर जाते हैं। डरने का मकसद ये भी होता है कि पिछली दफ़ा जो ये सारा सिलसिला हुआ था, एक खलकत थी इस सारी सूरत हाल से जो कि इसके ज़ेरे ताब आई थी और इतना बुरा हाल हो चुका था कि आपको बता नहीं सकती कि लोग अपनी चारपाइयों पर अपने प्यारों की जो लाशें हैं उठा उठा के ले जाने पे एक जगह से दूसरी जगह पर बंद टूटने और इन सारी चीज़ों से बेहाल थे। इक़दाम क्या किए जाते हैं उसके हवाले से, और जब पता है कि हम एक ड्रास्टिकली क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम गुजर रहे हैं तो हम प्री जो उसके इक़दाम हैं हम क्यों नहीं कर पाते। हम उन जगहों पर इक़दाम ज़रूरी जो होने चाहिए, कैंप्स होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो क्यों नहीं लगा पाते। और क्या वजूहात हैं कि अब जो क्लाइमेट चेंज के थ्रू जो ये हमारे सैलाब आ रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने क्या इक़दाम किए हैं या नहीं हैं। इन सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर चूँकि जब मानसून के हवाले से बात की जाती है तो सैलाब फ़ौरन उमड़ के आ जाता है आपके जहन में, और फिर उसके बाद फिर जो हमारे साथ प्रीवियसली जो हो चुके हुए हालात और इक़दाम जो नहीं हम कर सके थे उस तरह से, तो
मतलब लाइक एक डर जाता है, एक इंसान इस चीज़ के लिए डर जाता है कि प्रिपेयर होने की कोशिश करता है कि फिर वही हालात ना हो। आप मुझे बताएं कि ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज के थ्रू ये जो हमारे जो अब तब्दीली आ रही है उसके लिए हम कितने तैयार हैं, नबर्द आजमा होने के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए आपने जैसे जिक्र किया, इस दफ़ा की भी प्रेडिक्शन यही है कि मानसून बारिशें मामूल से ज़्यादा हैं इस दफ़ा भी पूरे पाकिस्तान में, और कुछ पॉकेट्स में तो फिर हैवी स्पेल भी आप तवक्को कर सकते हैं। जैसे कि मानसून की बारिशों की एक डायनेमिक्स होती है अपनी, उसमें होता है कि कोई एक भी बहुत हैवी स्पेल आ जाए जिसका इम्कान रहता है पूरे सीज़न में जी। तो वो ज़ाहिर है बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा कर देता है, और पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल हो जाती है। और इसी तरह से दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में अगर ज़्यादा बारिश पड़ जाए तो वो दरियाई सैलाब पैदा कर सकता है। और इम्कान है इस बात का, अभी आपने प्रेडिक्शन शायद देखी हो जो जुलाई से लेकर सितंबर तक की फोरकास्ट है या आउटलुक है, तो उसमें यही जाहिर किया गया कि पूरे पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं। और 35% के बारे में बात की है कि 35% तो सभी जी, कुछ इलाकों में 35%, कुछ इलाकों में 50%, और हो सकता है ये एक तरह से डायनेमिक्स उसकी अपनी होती है। ये शुरू हो जाए तो फिर ये जो रेशो होती है ना, ये डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे 2022 में आपके सामने केस है वो हुआ था, और आलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस हैं जैसे 2022 में जो हमारी मानसून बारिशों को सपोर्टिंग फैक्टर्स उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, उसी तरह के फैक्टर्स हैं। यानी उसमें पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत और इंडियन ओशन के दर्जा हरारत, और आपके यहाँ जो इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, ये एक फैक्टर होता है ज़्यादा मानसून बारिशों का बायस बनने के लिए। और इसी तरह से यूरोप और एशिया की मिलाकर विंटर और स्प्रिंग की जो स्नोफॉल होती है वो भी इस दफ़ा भी कम रही है, और जिस साल कम हो तो उस साल हमारी मानसून बारिशें एक तरह से इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो इस तरह से सदरन सिंध और नॉर्थ ईस्ट पंजाब और नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान 3-4 ये ऐसे पॉकेट्स हैं कि जिसमें मामूल से ज़्यादा तो सभी जगहों पर हैं, लेकिन यहाँ मामूल से ज़्यादा विद हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए आप उसको अर्बन फ्लडिंग को, फ्लैश फ्लडिंग को और दरियाई सैलाब जो है उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है उस हिसाब से हमें एक तरह से तैयारियां करनी चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो गया कि जो आलमी हिद्दत बढ़ गई है, पाकिस्तान के टेम्परेचर्स भी बढ़ गए हैं, ज़ाहिर है तो इस बढ़ी हुई जो गर्मी है ये अब बारिशों की शिद्दत में इजाफा कर देती है। जैसे कि हमने देखा था 2022 की बारिशों की के ज़माने में। अच्छा सरफराज साहब ये बताइएगा कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ये तो हमें पता है कि होता आ रहा है, और हमें ये भी पता है कि इस मॉनसून में हम लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसके लिए ऑब्वियसली अब चूँकि 2022 का हमारे सामने इतनी बड़ी मिसाल है, तो अब हम लोग आप हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत क्या इक़दाम कर रहे हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, और कि इससे पहले कि हम लोग दोबारा इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो? देखिए असल में तो अब आपका क्लाइमेट चेंज की जैसे आपने बात की, तो क्लाइमेट रिजिलियंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के को सामने रख कर आपके जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होना, अब क्लाइमेट को एक तरह से क्लाइमेट चेंज को मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है। आपके सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्लाइमेट चेंज ओरिएंटेड हो या क्लाइमेट ओरिएंटेड हो, उसमें इस बात का पूरा एहतमाम किया जाए कि मुस्तकबिल में जिस तरह की इंतहाई मौसम, शिद्दत के मौसम आपको फेस कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अब जैसे सिंध की मिसाल हम ले सकते हैं, और बलूचिस्तान की 2022 में यहाँ बहुत तबाही हुई थी। ये बेसिकली रेन इनंडेशन थी, यानी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। यहाँ पर कोई दरियाओं में सैलाब नहीं आया था। इधर सिंध और बलूचिस्तान तो लोकल बारिश जो थी उसी ने डबो दिया था। तो जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उस तरीके से नहीं था, आपका ड्रेनेज सिस्टम उस तरीके का नहीं है कि 300 मिलीमीटर बारिश आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे 2022 में हुआ था। इस साल भी हो सकता है हो जाए। इतनी बारिश अगर एक दिन में पड़ जाए तो उसको सहारने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आपके पास बड़ा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ना हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना हो, और फिर जो पानी बहुत नदी नालों की में आता है, ख़ासकर जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे बलूचिस्तान में फ्लैश फ्लडिंग हुई थी, वही पानी सिंध में दाखिल हो जाता है। इसी तरह से जनूबी पंजाब में बहुत फ्लैश फ्लडिंग हुई थी। तो जितना पानी एक तरह से जमा होता है उसको छोटे छोटे डैम्स बना के, छोटे रिजर्वायर्स बना के आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इस तरह से, और वो फ्लड भी जनरेट नहीं होगा। और फिर ये कि वही ड्राउट के ज़माने में आपको वही पानी आगे चलकर उसमें ज़राअत में और डोमेस्टिक यूज़ में, हर तरह के यूज़ में काम आ सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमारी जितनी हम असल में ज़्यादा नुकसान जब ही होता है हमारा कि हम वल्नरेबल बहुत ज़्यादा, हम एक्सपोज बहुत ज़्यादा हैं जो डिज़ास्टर या हैज़र्ड्स हैं उनके लिए। और तरक्की याफ्ता ममालिक में आपने देखा कि इसी तरह के मौसम वहाँ भी आते हैं, लेकिन 2-4 दिन हफ्ते बाद वहाँ सूरत हाल नॉर्मल हो जाती है, इसलिए कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है,
वो इतने वल्नरेबल नहीं है, वो ठीक इतने है सर, exposed ये नहीं है देखिए इस तरह के आपने ये disaster सारे से। जो हम लोगों को इक़दामात बताए हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए अब आपको पता ही तो आ ही रहे, स्टार्ट हो चुका हुआ है स्पेल इसका, तो मतलब उसके लिए लोग अपने तय क्या काविश कर सकते हैं कि बचा जा सके। प्लस 2022 में जिन इलाका जात में ये आया था सैलाब, क्या इन्हीं इलाकों में दोबारा प्रिडिक्ट किया जा रहा है? देखिए मॉनसून की बारिशों का तो आप ना एक तरह से मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द सीज़न या बिल्कुल शुरू होने से पहले ही कुछ बहुत स्पेसिफाई नहीं कर सकते कौन सा एरिया ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। वो स्पेल शुरू होने से जस्ट पहले आप 2-4 दिन 5 दिन पहले बता सकते हैं कि हाँ इस पॉकेट में इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। वो तो स्पेल टू स्पेल चले आगे चलकर बताया जा सकेगा, मतलब सीज़न के बिल्कुल शुरू होने में आप नहीं पॉइंट आउट कर सकते, लेकिन इम्कान हर जगह ही रहता है। यानी ये ख़ासकर वो जो एरियाज़ के जो जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया कि सदरन सिंध है, उसमें कराची, सुजावल, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें ज़्यादा चांसेस बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की निस्बत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर हैवी स्पेल्स हों बारिश के। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट जो बलूचिस्तान है उसमें ज़ोब है, उसमें किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, नसीराबाद, जाफ़राबाद और दूसरे जो मलिका, लसबेला, खुजदार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन तमाम एरियाज़ में ज़्यादा हैवियर स्पेल मुतवक्के हैं। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट पंजाब में लाहौर इटसेल्फ और साथ में फैसलाबाद, नीचे साहिवाल और इसी तरह से जनूबी पंजाब की तरफ आए तो ये जो कसूर और ऊपर सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, इस्लामाबाद तक ये जो पट्टी है ये मानसून कोर बेल्ट होती है आपकी। तो ये 3 पॉकेट्स मैंने आपके सामने गिनवाए। यहाँ पर मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं विद हाई प्रोबेबिलिटी, यानी ज़्यादा चांसेस हैं कि इन जगहों पर ज़्यादा तेज़ स्पेल मुतवक्के हैं बाकी जगहों की निस्बत आपके तो पास। प्रिकॉशनरी मेजरमेंट क्या इसलिए कहेंगे आप, जाहिर है सजेस्ट कि- क्या करेंगे कि प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स क्या लेनी चाहिए इन इलाका जात में जो आपने पॉइंट आउट किए हैं? देखिए इसमें असल में अनफॉर्चुनेटली जो आपने कहा ना पहले लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी वही, इसका सोल्यूशन एक ही है, शॉर्ट टर्म भी वही है और लॉन्ग टर्म भी वही है कि मैनेज करना आपने जो वाफिर बारिशें होती हैं या ज़्यादा बारिशें होती हैं उनको मैनेज अच्छे तरीके से किया जाए। मैनेज अच्छे तरीके से 2 ही तरीके हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो ताकि वही पानी जो है ना आबादियों में और बस्तियों में और शहरों में फैल कर नुकसान ना करे, और दूसरा ये कि वो स्टोर कर सकें आप किसी न किसी तरह से, और फिर आड़े वक्त में वही पानी आपके काम आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। दुआ गो हैं हम अपने उन लोगों के लिए जो पॉइंट आउट किए गए हैं इलाका जात उनमें वो रह रहे हैं, और अल्लाह करे कि इस अजाब जो पहले हमारे पर आया है और ये जो क्लाइमेट चेंज पे ज़ेर अताब आए हैं लोग इनसे बच सकें, और हुकूमत की जो दावे हैं इक़दामात हैं वो प्रॉपरली दोबारा कर सकें, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स जो हैं वो ले सकें ताकि हमारे जो प्यारे हैं और हमारी जो आवाम है वो इससे महफूज रह चुके। वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह बवक्ते ज़िंदगी बशर्ते ज़िंदगी दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।